हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत भारत के आकार और उससे संबंधित विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। देखिए, उत्तर में पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसे बड़ी नदियाँ, उत्तर पूर्वी दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यहाँ भारत के आकार और भारत के जो भूमि विस्तार है उससे संबंधित बातें कही गई है कि भारत के उत्तर में अगर देखें तो ऊंचा ऊंचा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और उसी हिमालय से नदी निकलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत में आपको वन से भरा पड़ा पहाड़ी आपको देखने को मिलता है, जबकि राजस्थान वाले इलाके में आपको मरुस्थल पाया जाएगा। भारत के मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। उत्तर में हिमालय पर्वत भारत का है, पश्चिम में हिंदकुश व सुलेमान श्रेणियाँ हैं, पाकिस्तान से सटा हुआ। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं, जैसे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जो हमारा पूर्वांचल राज्य है उसमें आपको पूर्वांचल की पहाड़ी देखने को मिलता है। दक्षिण में आपको एक महासागर है, हिंद महासागर, जो कि हमारे भारत को सीमांकित करता है, और इसीलिए अपने भारत भूमि को उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि भारत के 3 तरफ से पानी है और एक तरफ से वह भूमि से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत को उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप में आपको पाकिस्तान आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान देना है। एक होता है उपमहाद्वीप, एक होता है प्रायद्वीप। यहाँ पे दोनों चीज़ को समझिए। उपमहाद्वीप जो है उसे कहेंगे जो ऐसी भूमि जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है। जैसे अपना भारत जो है
और साथ साथ और सारे देश हैं जो कि हिंद महासागर से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। और इसीलिए यह भूखंड जो है, भारत सहित अन्य देश का जो भूखंड है, उपमहाद्वीप कहलाता है। क्योंकि भारत इस भूखंड पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए इस भूखंड को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। लेकिन इसमें भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जैसे कि कोई 10 गांव का एक पंचायत है, तो उस पंचायत का नाम कैसे पड़ता है? वो जिस पंचायत की जनसंख्या ज़्यादा है, उसी पंचायत के नाम से उस पंचायत का गठन किया जाता है, उसी गांव के नाम से उस पंचायत का गठन किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो महाद्वीप है, जो हिंद महासागर से सटा हुआ एक बहुत बड़ा भूखंड है, जिसमें कि बहुत सारे देश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, इन सभी में भारत की जो भूमिका है अति महत्वपूर्ण है, और इसका भूखंड जो है से बहुत बड़ा है। इसीलिए भारत के नाम से ही इस भूखंड का नाम भारतीय उपमहाद्वीप रखा गया। अब बारी आती है प्रायद्वीप का। तो देखिए, भारत का जो अपना मैप देखिएगा तो ऐसे हैं, और इधर है अरब सागर, इधर है हिंद महासागर, इधर है हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये वाला जो भूमि है भारत का, ये वाला भूमि, इसके 3 तरफ से पानी है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर। और एक तरफ यह धरती से, इधर से यह भूमि से जुड़ा है, इधर से ये भूमि से जुड़ा है। तो जब इस प्रकार का सिचुएशन जब बनेगा तो इसी को कहते हैं प्रायद्वीप। इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। वैसा भूमि जो 3 तरफ पानी से जुड़ा हो, जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ से धरती हो, तो उसे हम प्रायद्वीपीय भूमि कहते हैं या प्रायद्वीप कहते हैं। तो अपने यहाँ जो ये भारत है, भारतीय प्रायद्वीप जो है, ये जो भारतीय प्रायद्वीप है, इसका नाम है कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप इसका नाम है, या इसको कन्याकुमारी भी कह सकते हैं। कन्याकुमारी ये अपना भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये अपना भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और प्रायद्वीप तो इस भूमि को कहते ही हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, एक तरफ से धरती से है। इसका दूसरा नाम आपको अंतरीप भी कहते हैं, इसको अंतरीप भी कहते हैं। अंतरीप भी इसको कहा जाता है। अब भारत के मैप पर हम लोग इसको देखेंगे कि भारत का मैप देखिए कहाँ क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये वाला भारत के, इसी के संदर्भ में अभी हम कह रहे थे। देखिए ये वाला, तो इस साइड जो है हमारा बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी है। इस साइड जो है से हिंद महासागर है। हिंद महासागर
और इधर जो है हमारा ये वाला भाग, ये जो है ये यहाँ ये हमारा अरब सागर है, अरब सागर। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा जो भूखंड है 3 तरफ से पानी से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर इधर हो गया, अरब सागर इधर हो गया, बंगाल की खाड़ी इस साइड हो गया, और एक तरफ इस साइड से आपको ये धरती से जुड़ा हुआ है। तो यही सिचुएशंस कहलाता है, इसको कहते हैं प्रायद्वीप। इसको क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप। ये है आपको भारतीय प्रायद्वीप। ये जो एरिया है आपको तमिलनाडु वाला है, तमिलनाडु है, राज्य है हमारा, उसका क्षेत्र है। इसी में पड़ता है कन्याकुमारी, इसमें पड़ता है कन्याकुमारी। इसी कन्याकुमारी के नाम पर इस द्वीप को कुमारी द्वीप या कन्याकुमारी प्रायद्वीप कहते हैं। अब तो क्लियर स्पष्ट हुआ जी ये प्रायद्वीप है क्या। जहाँ तक भारतीय आकार की चर्चा किए हैं, तो ये भारत का मैप देख रहे हैं, ये पूरब में देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ऐसे ऐसे, ये पहाड़ ही पहाड़, हिमालय ही हिमालय है। और इसी हिमालय से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी, महानंदा, सतलुज, इन सब नदी का इससे क्या होता है? उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। तो ये कहाँ है? भारत के उत्तर में। ये नदियाँ जो हैं, ये जो हिमालय पहाड़ है, ये आपको पश्चिम से पूरब जो है, यह भारत के उत्तर में। और मरुस्थल जो है अपना भारत में, उसका देखिए ये राजस्थान वाला जो एरिया है, ये इसमें भारतीय मरुस्थल है। इसमें क्या है? मरुस्थल। इसी को कहते हैं थार मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। अपना भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। अब हम लोग ये मरुस्थल की चर्चा किए, हिमालय की चर्चा किए। दक्षिण में जो है, ये दक्षिण का जो इलाका है, दक्षिण का इधर, इसमें आपको बहुत पुराना पहाड़ी, प्रायद्वीपीय पहाड़ी आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको हिंद कुश मिलेगा, अरावली की पहाड़ी मिलेगा, सतपुरा की पहाड़ी मिलेगा, नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगा। तो बहुत सारा पहाड़ी इधर आपको भारत के दक्षिण के तरफ, दक्षिणी पठार इसको कहते हैं, इधर देखने को मिलता है। और ये पहाड़ जो है ना, जंगल है इस पर, और बहुत कीमती लकड़ी इस पर पाए जाते हैं, जड़ी बूटी है, जंगल है। और इसी पहाड़ के कंदराओं में हमारा भारत का दक्षिण राज्य जो है, इसी पहाड़ पे अवस्थित। तो ये पहाड़ जो है से कहीं ज़्यादा ऊंचा है, कहीं कम ऊंचा है, यानी ऊंचा नीचा, आपको ऊंच नीच, उबड़ खाबड़ दिखाने को मिलता है। तो भारत के पठार यानी दक्षिणी भाग में आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। एक चीज़ ये भी है
कि भारत का ये जो पश्चिम वाले भाग है, चूँकि यह पश्चिम में है तो इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। और ये जो है आपको ये वाला एरिया भारत के पूरब में है, जो कि बंगाल के खाड़ी में है, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। इसको कहते हैं पूर्वी घाट। ये हो गया आपको पश्चिमी घाट, ये हो गया आपको पश्चिमी घाट, और ये हो गया आपको पूर्वी घाट। तो ये सब भी जानना आवश्यक है। और पश्चिमी घाट जो है आपको ध्यान दीजिए, कर्नाटक, केरल, से जुड़ा हुआ है, कुछ भाग तमिलनाडु से भी जुड़ा हुआ है। पूर्वी घाट में आपको देखिए तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो ये सब जो है से घाट का निर्माण करता है, क्योंकि बगल में पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, तो ये सब पर क्या करता है? घाट का निर्माण करता है। और साथ ही साथ पानी रहने के कारण, समुद्र से सटा रहने के कारण इस पे क्या होता है? पतन, यानी जहाँ पे जहाज आकर के रुकता है उसी को पतन कहते हैं। यहाँ पे आपको प्राकृतिक पतन भी देखने को मिलता है। इसकी आगे चर्चा करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भूतकाल में, यहाँ तक आ गए थे, भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों, देखिए भूतकाल में बहुत पहले हिमालय अपने श्रेणियों के साथ मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खबर बालन, सिपकिला, नाथुला तथा बोडमिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। यानी बहुत पहले से ही हिमालय जो है एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग रुकावट का काम किया है। इसमें कुछ दर्रा छोड़ दिया जाए, दर्रा करने का मतलब आने, यानी पहाड़ों के बीच, जैसे पहाड़ है तो पहाड़ों के बीच जो रास्ता आता है, यानी पहाड़ों को जो आर पार करते हैं, गुजर, जिससे आदमी आ जा सकता है पहाड़ के इस पार से उस पार, उसी को कहते हैं दर्रा, उसी को कहते हैं दर्रा। तो अगर कुछ दर्रा को छोड़ दिया जाए तो पहाड़ हमारा अपना जो हिमालय है एक स्ट्रॉन्ग अवरोधक का काम, यानी रुकावट का काम किया है। देखा जाए तो सबसे पहले खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा तथा बोडमिला दर्रा। बहुत पहले से यही 4-5 दर्रे से व्यक्ति हिमालय के इस पार से उस पार आया जाया करता था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। हिमालय हम लोगों का पहचान है ही। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी, देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी उत्तर से, हमारे भारत के उत्तर से दक्षिण, राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर, राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है जो सबसे पश्चिम है, उसे लेकर के मणिपुर, इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। ये भारतीय जो विविधता का देश है, आपको जैसलमेर से लेकर के मणिपुर तक आपको जो भौतिक वातावरण है अपना भारत का, उसमें विविधता देखने को मिलेगा। उत्तर से चलिएगा दक्षिण तक
कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उसको आप उसमें भी आपको बहुत सारा विविधता देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे की ओर समझते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ। देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय भाग कौन है? अभी जस्ट हमने बताया है, इसको देखिए ध्यान से, फिर हम बताते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये वाला भाग क्या है? हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, यानी हिंद महासागर दक्षिण की ओर ऐसे है, ऐसे उठा हुआ है, उभरा हुआ है। दक्षिण की ओर ये जो है उभरा हुआ है, दक्षिण की ओर इसका जो उठाव ऐसे ऐसे उठा हुआ भाग है। अब ध्यान देना, यहाँ ये है, भारत का संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अब देखिए 7,517 जो है, 7,517 जो है, ये हमारा भारतीय तटीय सीमा है, भारतीय तटीय सीमा है। इसको ये 7,517 कहाँ से कहाँ तक है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे भारत के मैप पर आइए, देखिए यहाँ से आपको समुद्र तटीय है, ऐसे है, ऐसे है। तो ये टोटल जो है आपको, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6161 है, 6161 किलोमीटर लंबाई। और अरब सागर में हम लोग का द्वीप है, भारतीय द्वीप है, छोटा छोटा द्वीप है, उसको कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये हमारा छोटा द्वीप है, भारतीय द्वीप है, जो कि भारत भूमि से हटके है, कुछ समुद्र में ही है। देखिए बताया गया है यहाँ पे छोटा द्वीप, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो है देखिए लक्षद्वीप है यहाँ लिखा हुआ, ये वाला एरिया जो, ये वाला ये आपको लक्षद्वीप है। द्वीप का मतलब होता है वैसा जगह, वैसा भूखंड जिसके चारों ओर पानी, जिसके चारों ओर पानी हो, वही द्वीप कहलाता है। तो इसका भी अगर चारों ओर से लंबाई मिला लिया जाए तो 6161 तो ये है, 6161 तो अपना ये है, और बाकी जो बच गया 1500 से ऊपर जो है किलोमीटर, आपको इसका, और इस साइड जो है बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका इन सब को मिला लिया जाए तो हो जाता है आपको टोटल हो जाता है 7517 किलोमीटर इसका जो है लंबाई जो है सो। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें को समझेंगे। भारत के पड़ोसी, अब अपने भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानकारी दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच करें, दिया हुआ है मैप, उसको देखना है। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप, देखिए भारत
एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। अभी जस्ट बताया कि भारत का जो 3 तरफ से पानी है, एक तरफ से दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। आज इस भूखंड की बात बता रहे थे एशिया, उसको कि सबसे बड़ा भूखंड है एशिया महाद्वीप जिसको कहा जाता है, और एशिया महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भूटान, नेपाल सब सम्मिलित है। तो अपना भारतीय महाद्वीप की बहुत महत्ता है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायुमार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। अब समुद्र है भारत के किनारे, और इस समुद्र के वजह से आदमी एक देश दूसरे देश से पानी के पनिया जहाज के द्वारा एक दूसरे के देश में आते हैं और अपना कार्य को करते हैं। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाइए। आप लोगों के लिए टास्क है कि मानचित्र में देखिए और भारत के कौन कौन से देश पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी देश का सूची बनाना है, यानी लिखना है से भारत के उत्तर में क्या है, पर दक्षिण में कौन देश है, ये सब सूची बनाना है। श्रीलंका, मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी है। भारत के 2 द्वीपीय देश, यानी द्वीप कहने का मतलब जिसके चारों ओर से पानी हो। भारत के चारों ओर से पानी नहीं है, ध्यान देना, भारत के 3 ओर से पानी है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। लेकिन जिसको चारों ओर से पानी हो उसको द्वीप कहते हैं। तो वैसे ही 2 जगह है, मालदीव और श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर में द्वीप है। क्या है? द्वीप है। ये द्वीप जो है आपको भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। देखिए श्रीलंका जो है खाड़ी होता है, यानी पानी खाड़ी बनाते हुए तो 2 जगह नाम रखा गया है, एक है मन्नार की खाड़ी और दूसरा है पाक जल संधि। ये दोनों के द्वारा, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा ही श्रीलंका जो है से भारत से अलग हुआ है, उसका सीमांकन करता है। श्रीलंका और भारत के बीच का सीमांकन कौन करता है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। अब हम लोग आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। पाक जल डमरू मध्य, वही जल संधि को ही पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। अब आप लोग अंतर स्पष्ट कीजिएगा, खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा को घर्षण को तटस्थ किया है? और अभ्यास आ गया है, इस अभ्यास को आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन के कुछ भाग को हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। क्वेश्चन को नीचे दिए गए 4 विकल्प में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? अब अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में देखिए, अक्षांशीय विस्तार करने का मतलब क्या? जो पश्चिम से पूर्व है, जिसका विस्तार
पश्चिम से पूर्व है, तो हमारा क्या है, उत्तर ही है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है हम लोगों का? सो देखिए, अक्षांशीय विस्तार के बारे में ये चुनना है, ये चार में से कोई एक सही है। हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री, ये ग वाला जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये ग वाला आंसर है। देखो क ऊपर दिया हुआ है, ग 2 में, ख 3 में, ये तो ग वाला जो ऑप्शन जो दिया है ऊपर से दूसरा नंबर पे, यही हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार है भारत का। 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? यानी भारत का जो पड़ोसी देश है उसका कौन सा देश है जो भारत से सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लागू करता है? प्रथम है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चीन और चौथा है म्यांमार। तो अपना सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा से सीमांकित करता है वो है बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो भारत से बड़ा देश कौन है? सो देखिए, एक में है चीन, दो में फ्रांस, ग में मिस्र, घ में ईरान। तो हमसे बड़ा देश जो है से आपको चीन है, बाकी ये चारों छोटा ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित यमोत्तरों में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? यानी जो हमारा देशांतर है कौन सा है मानक, यानी जिससे समय निर्धारित होता है? 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 75 डिग्री 30 मिनट, 90 डिग्री 30 मिनट। तो हमारा जो समय का जो निर्धारण होता है, एक जगह है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के नैनी में क्या होता है, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पर हमारा यमोत्तर निर्धारित होता है। यानी भारत का जो मानक समय है 30 डिग्री 82 मिनट, यानी ये वाला ही सही है। यहीं से हम लोग का समय निर्धारित होता है। यह जो होता है, जो 0 डिग्री जो यमोत्तर होता है ग्रीनविच में जो है, उससे 5.5 घंटा आगे है। क्या है? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंग्लैंड के ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे, दोपहर के 12 बजे हैं, तो अपने यहाँ कितना होगा, सुबह के 7 बज के, या इसको ठीक उल्टा समझिए, अगर अपने यहाँ सुबह में 5:30 बजते हैं, 5:30, तो वहाँ रात के 12:30 बजेंगे, ग्रीनविच में अगर रात के 12 बजते हैं तो अपने यहाँ कितना होता है, सुबह के 5:30 बजते हैं, 5:30, जो कि 82 डिग्री पे है। एक चीज़ यहाँ ये भी समझना है कि दो देशांतर के बीच की दूरी, ऐसे देशांतर होता है, दो देशांतर के बीच की दूरी को तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी को तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो दो देशांतर के बीच की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट, 4 मिनट का समय लगता है। अब दो देशांतर के बीच में 4 मिनट का समय लगता है, तो कितना देशांतर है? देखिए, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82 को देशांतर और आधा देशांतर,
तो 82 देशांतर में कितना हो, गुना कीजिए, गुना कीजिए 82 गुने 4, तो 4 दूना 8, 8 चौका 32, 328 मिनट। और फिर आधा देशांतर, यानी आधा देशांतर में 2 मिनट, आधा देशांतर में 2 मिनट। अब आधा देशांतर में 2 मिनट है तो फिर जोड़ दीजिए, और 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3, यानी 330 मिनट। 330 मिनट कहने का मतलब क्या, 60 मिनट का 1 घंटा, तो 300 मिनट का 5 घंटा, फिर 30 मिनट यानी 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। यानी इसको भाग दीजिए 330 भागा 60, और 303 भागा 60 करते हैं तो हमको कितना आ जाता है, 300 मिनट का 5 घंटा, 6 × 30 और 30 मिनट, इतना आगे है, जो कि वही 82.5 डिग्री पर हम लोगों ने देखा। तो ये है भारत का देशांतरीय और मानक यमोत्तर जो होता है, जिससे समय हम लोगों का निर्धारित होता है, ये है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे। अब ये सब नदी दिया हुआ है और कहता है कि इसे नागालैंड की यात्रा करें, राजस्थान से लेकर के नागालैंड, यानी पश्चिम से लेकर के पूरब तक यात्रा करेंगे तो आपको किस नदी को पार नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टेड है। यमुना को तो पार करेंगे ही, ब्रह्मपुत्र को पार करेंगे ही, सिंधु को पार नहीं कर पाएंगे, सिंधु पाकिस्तान की ओर चला जाता है, सिंधु पाकिस्तान की ओर चला जाता है। या गंगा को पार करेंगे। तो राजस्थान से नागालैंड जाने में आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना को पार करेंगे, लेकिन सिंधु नदी की जो बहाव स्थल है वह हिंद कुश की ओर चला जाता है, पश्चिम की ओर चला जाता है। उसी सिंधु नदी जो कि पश्चिम की ओर चला जाता है, सिंधु, इसी को पार नहीं करेंगे। इसका जो रास्ता है वो अलग है, इसका जो रास्ता है वो अलग है। देखिए कहाँ है इसे, चित्र में देखिए, मैप में देखिए, भारत के मैप में, भारत का मैप देखिए, यहाँ पे देखिए भारत का मैप देखिए, ये हमारा जो है ऐसे 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 ऐसे, तो सब नदी जो है हमारा इधर से ऐसे, कोई ऐसे जाता है, कोई ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, लेकिन एक नदी जो है यहाँ से निकल करके ये पाकिस्तान वाला रेंज में चला जाता है। इसी नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या कहते हैं, सिंधु नदी। यही नदी जो है कहाँ है, राजस्थान का जैसलमेर यहाँ है। यहाँ से कहता है कहाँ जाने के लिए, नागालैंड की ओर जाने के लिए। तो नागा जब यहाँ मान ली सिंधु नदी जब इधर से ही ऐसे गुजर जाता है तो बाकी इधर आने वाले जो नदी है उससे वो कैसे गुजरेगा, सिंधु नदी से वो कैसे गुजरेगा। इस इधर आने वाले नदी से तो वो गुजर सकता है, लेकिन सिंधु नदी से वह नहीं गुजर सकता है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा सिंधु नदी होगा। ये हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के का लगभग 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, आपको लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, इसको आप लोगों को अपना जवाब देना है। नेक्स्ट क्लास होगा, कल होगा नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। तीसरा क्लास जो है से कल डालेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।